नमस्कार दोस्तों। भैया जी यूके के टेक्निकल सेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो ये सब्जेक्ट है, जो पिछली बार हम जो बात कर रहे थे उसमें हमारी चर्चा हो रही थी एजूर फंडामेंटल के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें हम कोशिश करें कि AJ900 जो कोर्स है, जो कि फंडामेंटल्स जो है, जो 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 मौलिक चीज़ें जो है, फंडामेंटल चीज़ जो है एजूर की, उसके बारे में हम बात करें, जिससे कि बेसिक्स जो है सबको पता चल जाएगा कि एजूर क्लाउड जो होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट एजूर का जो पब्लिक क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें कैसे काम होता है। उसकी सर्टिफिकेशन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं इस कोर्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह किया था, उसके बाद जो उसका आर्किटेक्चर है, जो मेन चीज़ है एजूर का, उसके बारे में हमने बात किया था। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एजूर कोर सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ 15% के आसपास का उसमें क्वेश्चन होता है, 15 से 20% के आसपास का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना। हम लोग आज कोर सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। अगर समय रहा तो पूरा कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है कि शायद हम लोग सिर्फ 1 या 2 पार्ट ही कंप्लीट कर पाएँ आज, और बाकी का जो रहेगा वो हम दूसरे वीडियो में करके उसको फिर से पब्लिश करेंगे इसी सीरीज़ में। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे आप अब देख सकते हैं कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में एक स्लाइड डेक है, और इस स्लाइड डेक में जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुति है, उसमें हम अभी देखते हैं कि हमारा जो एजेंडा है वो क्या है। तो ये देखिए आज का एजेंडा दोस्तों। इंट्रोडक्शन, जो हम अभी बात कर रहे थे कि आज हमारा सेशन क्या होने वाला है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का रिकैप, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी जो है हम हमेशा आपको रिमाइंड करते रहेंगे। उसके बाद आज का जो मेन टॉपिक है वो एजूर कोर सर्विसेज है। और फंडामेंटल्स और जो रिकैप है क्लाउड कंप्यूटिंग का दोस्तों, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें एक लिंक है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। वहाँ से क्लिक करके आप क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक के बारे में, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो कैसे स्टार्ट हुआ है, ये सब चीज़ है, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी उसमें, आप देख सकते हैं। अगर कोई आपका सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम उसको, आपका जो डाउट है उसको पूरा करने, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों, उसका वीडियो वहाँ पे है। ये इकोनॉमी ऑफ स्केल के लिए है कि आप छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं। साथ में आपका जो बिज़नेस है, जो ऑनलाइन बिज़नेस है या फिर कोई भी कंप्यूटिंग का बिज़नेस है, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग आपको मदद करता है कि छोटे स्केल पे स्टार्ट करें, और फ्यूचर में उसको लार्ज स्केल पे भी आप उसको स्केल कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। स्केल करने का मतलब कि बढ़ाना, तो छोटे स्तर पे और बड़े स्तर पे, उसको स्केलिंग बोलते हैं कंप्यूटिंग के लैंग्वेज में। तो कभी छोटे स्तर पे कोई, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने एक छोटा सा वेबसाइट बनाया जिसमें हो सकता है 10 यूजर्स आ रहे हों, 20 यूजर्स आ रहे हों, लेकिन आप क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अगर आप अपना बिज़नेस चलाते हैं तो उसमें उसका जो स्तर है, जो उसकी जो स्केलिंग है, वो बढ़ा सकते हैं डिमांड के ऊपर। यानी कि जब फ्यूचर में कहीं आपका जो वेबसाइट है या आपका जो एप्लीकेशन है, उसमें लाखों लोग अगर यूज़ करना चाहेंगे, तो आप बहुत आसानी से क्लाउड कंप्यूटिंग में उसका स्तर जो है बढ़ा सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं। उसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। IaaS, जिसको IaaS भी बोलते हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बोलते हैं। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो PaaS है, PaaS, आप स्क्रीन देख रहे हैं, उसको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बोलते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो SaaS है, जिसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी कि SaaS बोलते हैं। IaaS जो है उसमें एक आपको कंप्यूटिंग मिल जाती है, एक वर्चुअल कंप्यूटर मिल जाता है, उस पर आप अपना एप्लीकेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जो PaaS होता है उसमें आपको पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन एक सर्विस आपको मिल जाती है, जैसे कि स्टोरेज सर्विस है, आप क्लाउड में जो डेटा स्टोर करते हैं, आपका जो ईमेल सर्विस है। ईमेल सर्विस दोस्तों ये ज़्यादातर करके SaaS की कैटेगरी में आता है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें आपको कुछ भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है आपके लिए। कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री में आपको मिलता है, कुछ सॉफ्टवेयर है जो बिलिंग के ऊपर है, उसको आप पैसा पे करते हैं महीने का, बदले में आपको वो सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाता है, उसको SaaS बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है दोस्तों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हाई अवेलेबिलिटी होती है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, स्केलेबिलिटी होती है, और मीटरिंग होती है। तो हाई अवेलेबिलिटी का मतलब कि अगर एक कंप्यूटर का इंस्टेंस अगर चला भी जाता है तो दूसरा कंप्यूटर मिल सकता है। अगर कहीं डिसास्टर रिकवरी की नौबत आती है, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी किसी एक पार्टिकुलर रीजन में अगर इम्पैक्टेड है, तो भी वो सर्विस किसी दूसरे जगह के माध्यम से अवेलेबल रहती है।
उसे हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी यानी कि जब डिमांड ज़्यादा हो तो आपके कंप्यूटिंग का साइज़, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो आपका जो एप्लीकेशन है, उसका साइज़ बढ़ जाता है जिससे ज़्यादा लोग उसको प्रयोग कर सकें। जब कम लोग उसको प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसकी साइज़ कम हो जाती है जिससे कि पैसे की सेविंग की जा सके। स्केलेबिलिटी भी उसी के ऊपर तर्ज है कि डिमांड के हिसाब से आपका जो साइज़ है एप्लीकेशन का वो बढ़ जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बढ़ जाता है साइज़, और जब डिमांड कम होता है तो कम हो जाता है। मीटरिंग यानी कि जितना आप यूज़ करते हैं उतना आपका पैसा आप देते हैं, उसकी बिलिंग होती है उसके तरीके से, उसको मीटरिंग बोलते हैं। तो ये सारा जो एस्पेक्ट है, ये सारा जो एट्रीब्यूट है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का वो ज़रूरी है। और इसको, इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही जितने भी पब्लिक क्लाउड वाले लोग हैं, जो बिज़नेस हैं, जैसे कि AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है, गूगल क्लाउड है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के वो आपको अलग अलग किस्म की जो सर्विसेज हैं वो आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये हमारा टॉपिक आज का है आपकी स्क्रीन पे एजोर फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोर सर्विसेज आज का टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम के लिए, अगर आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो AJ 900 जो एग्ज़ाम है उसके लिए, तो इसमें आज का टॉपिक जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के कोर सर्विसेज हैं। वैसे तो बहुत कई सारी सर्विसेज हैं जो एजोर में उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन जो मेन सर्विसेज है, जो मुख्य सर्विस है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक कैटेगरी है, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, कंप्यूटिंग, जिसमें काफ़ी सारे कंप्यूट इंजन जो होते हैं, कंप्यूट की जो श्रेणी है उसके अंदर कितने सारे रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर डेटाबेस होता है, तो कई तरह के डेटाबेस होते हैं वो उसके अंदर है। नेटवर्किंग का जो मेन जो पार्ट है, जो एजोर में कैसे नेटवर्किंग की सुविधा है, कैसे आप नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो मेन चीज़ें हैं ऑफ कोर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टोरेज की काफ़ी सारी सर्विसेज है। स्टोरेज सर्विसेज जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है एप्लीकेशंस के लिए भी और डेटा को सेव करने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर मार्केट प्लेस है, वो एक एक्सटेंडेड एलिमेंट है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट प्लेस में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे उसको हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है दोस्तों, उसमें ज़्यादातर करके हम लोग फोकस करेंगे कंप्यूटिंग पे और देखेंगे कि अगर टाइम मिला तो डेटाबेस को भी कवर करेंगे, नहीं तो आगे वाले एपिसोड में हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, कंप्यूटिंग जो है, कंप्यूटिंग के बारे में आपको ये बता दें कि जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जो भी रिसोर्स आप बनाते हैं क्लाउड में, तो उसमें एक कंप्यूट इंजन होता है कंप्यूटिंग के लिए। जैसे कि कंप्यूटर आपका है, उसमें आप कोई काम करते हैं तो आपके कंप्यूटर में CPU होता है, जो मेमोरी होता है, या फिर आपके मोबाइल में CPU, मेमोरी और हार्ड ड्राइव होता है, जो स्पेस होता है स्टोरेज का, वो एक तरह का कैपेसिटी होता है जिससे कि एप्लीकेशन चलता है। वैसे ही एक कैपेसिटी आपकी कंप्यूटर में है, जो कई तरह की चीज़ों को, हार्डवेयर को मिला के बनाई जाती है। कंप्यूटर जो होता है छोटा सा, वो कंप्यूटर के बिना आप एक वेबसाइट नहीं चला सकते हैं या कोई एप्लीकेशन नहीं चला सकते हैं। तो वैसे ही जो कंप्यूटिंग की जो कैपेसिटी है, जो हार्डवेयर है, उसकी जगह पे वर्चुअल कंप्यूटर आपको मिलता है, और या फिर वर्चुअल कंप्यूटर का जो पावर है उसको कंप्यूटिंग पावर बोलते हैं, वो पावर आपको मिलता है जो कंप्यूटिंग की श्रेणी में आता है। तो एजोर का जो कोर सर्विस है, जितने भी कोर सर्विस हैं, उसमें कंप्यूटिंग के कैटेगरी में कई सारी चीज़ें आते हैं। अब कंप्यूटिंग सबसे सीधे साधे शब्दों में देखा जाए तो एक जो आपका कंप्यूटर है, वैसा ही वर्चुअल कंप्यूटर आपको मिल जाता है। लेकिन कई अलग अलग चीज़ें भी जो होती है जिसके लिए कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है, और वो ज़रूरी होता है कि आपको कंप्यूट का जो एक पोर्शन है वो उपलब्ध कराया जाए। तो हम लोग उसके बारे में एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वो है क्या। कंप्यूटिंग में दोस्तों आप देखिए कि इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। वर्चुअल मशीन्स हैं, VM स्केल सेट्स है, ऐप सर्विसेज है, कंटेनर सर्विसेज है, और कुबरनेटिस है, और फंक्शंस भी है। तो हम लोग अभी मैं आपके स्क्रीन पे ये एक उसका ओवरव्यू डालता हूँ कि एजोर में जब आप देखिएगा तो जब आप रिसोर्स क्रिएट करने जाते हैं, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब हम रिसोर्स क्रिएट करने जाते हैं और हमने कंप्यूट को सिलेक्ट किया, तो कंप्यूट के अंदर आप देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ें सामने आ गई। ठीक है, तो जो हम आपको अभी बता रहे थे कि वर्चुअल मशीन एक तरह का कंप्यूट होता है, वर्चुअल मशीन का स्केल सेट जो है वो एक दूसरी ऑफरिंग होती है। अब ये है क्या, ये मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। कुबरनेटिस सर्विसेज है, फंक्शन ऐप है। ठीक है, तो ये कई सारी तरह की चीज़ें हैं जो हम आपको अभी बताना चाह रहे थे। ऐप सर्विसेज भी है, जो कि ऐप सर्विस आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कंप्यूट के अंदर में ही आता है।
ठीक है। फिर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए और भी ज़्यादा थोड़ा सा आसानी से समझ में आए लोगों को, और जो नेविगेशन है, जो वेबसाइट पे ये जो फंक्शंस है उसको इजी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, कई अलग तरह की श्रेणी बना दी है, जिसमें ब्लॉकचेन है, एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, कंटेनर्स है, डेटाबेस है, डेवलपर टूल्स है। लेकिन जो मेन जो कैटेगरी है, जो कोर सर्विस है एजोर का, उसमें कंप्यूट जो है, कंप्यूट के अंतर्गत ये मेन मुख्य चीज़ें हैं। वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट है, कुबरनेटिस सर्विसेज है, फंक्शन ऐप है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग जो है कि वर्चुअल मशीन के ऊपर बात करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बारे में, कि ये क्या है। इसके बारे में भी कई सारे सवाल आपके एग्जाम में हो सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन दोस्तों समझ लीजिए कि जैसे आपका एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप होता है, वैसी ही एक वर्चुअल मशीन होती है। एक रियल कंप्यूटर जो होता है आपका, जिसमें हार्डवेयर होता है, उसी के जैसा एक वर्चुअल मशीन आपको मिलता है, जिसमें आप उसकी जो कैपेसिटी होती है वो प्री डिफाइन होती है, जो आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आपको 2 CPU चाहिए आपके कंप्यूटर में, या फिर एक 8 GB का रैम चाहिए, या फिर उसकी स्टोरेज है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये सब जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो एजोर क्या करता है, आपके लिए एक वर्चुअल मशीन जो है, वर्चुअल कंप्यूटर क्लाउड में आपको क्रिएट कर देता है। यानी कि एक वर्चुअल कंप्यूटर आपके लिए अवेलेबल होता है, जिसको आप इंटरनेट के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाने वाला रिसोर्स जो होता है। तो वर्चुअल मशीन दोस्तों ऐसी एक चीज़ है जिसमें कि आपको एक तरह का एक वर्चुअल कंप्यूटर मिल जाता है, ठीक है। और वो कंप्यूटर आप अपने हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बना सकते हैं। जितना ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा उतना ज़्यादा पैसा उसको आपको देना पड़ेगा, उसका चार्जेस ज़्यादा होगा, ठीक है। नट सेल में आप जान लीजिए, एक लेमैन का लैंग्वेज जो होता है कि भाई जितना बड़ा, जितना पावरफुल मशीन लेंगे, जैसे आप खरीदने जाते हैं कोई कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल, तो उसका ज़्यादा पैसा लगता है, वैसे ही क्लाउड में जो वर्चुअल मशीन ज़्यादा पावरफुल है उसका आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो एक पैटर्न है क्लाउड कंप्यूटिंग में कि लोग छोटे मशीन से स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाता है मशीन की साइज़ बढ़ा सकते हैं। फिर डिमांड कम होता है तो मशीन की साइज़ कम कर लेते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, यानी कि ऊपर की तरह स्केल होता है। जैसे आपकी जो इमारत बन रही है, वो इमारत में पहले 1 फ्लोर की इमारत है, उसको 2 फ्लोर की, 3 फ्लोर की, 4 फ्लोर की बनाते हैं, उसको वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। यानी कि एक ही कंप्यूटर की साइज़ को बढ़ाना। दूसरी जो होती है चीज़, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग, जिसमें कि लोग एक छोटा सा कंप्यूटर बनाते हैं, एक छोटा वर्चुअल मशीन बनाते हैं, और जब डिमांड बढ़ता है तो 2 कंप्यूटर बनाते हैं, 3 कंप्यूटर, यानी कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर बढ़ाते हैं, तो उसको हॉरिजेंटल स्केलिंग बोलते हैं। यानी कि पहले आपका एक बिल्डिंग था 1 फ्लोर का, तो उसमें दूसरा फ्लोर नहीं आप बना रहे हैं, बल्कि दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, चौथी, आप बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं। फिर बाद में जब आपकी डिमांड कम हो गई तो फिर आप उसको समेटते हुए एक ही बिल्डिंग पे आ जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर्स को फिनिश कर देते हैं, सिर्फ एक ही कंप्यूटर रखते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में टर्मिनोलॉजी है, जो स्केल आउट करते हैं उसको हॉरिजेंटल स्केलिंग बोलते हैं, और स्केल अप करते हैं उसको वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। तो कंप्यूटर दोस्तों बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि इसमें जब आप बोलते हैं कि हमें क्रिएट करना है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जब हम बोलेंगे कि एक कंप्यूटर क्रिएट करना है, तो ये पूछेगा आपसे कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, उसकी रिसोर्स ग्रुप कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे उबंटू सर्वर है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ सर्वर है। तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सा उसमें इमेज होना चाहिए, यानी कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर में, उसके डिस्क का साइज़ क्या होगा, उसकी साइज़ क्या होगी। तो साइज़ जो है, जो सारे क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी उनकी होती है साइज़ के लिए। कंप्यूटर की जो साइज़ होती है उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की भी वैसे ही टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि स्टैंडर्ड DS2 V3, इसमें 2 CPU है, 8 GB का मेमोरी है, इसका 59 ब्रिटिश पाउंड पर मंथ इसका बिलिंग होगा अगर हम इस साइज़ का लेते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी साइज़ होती है जिसको आप लेकर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका एक रीजन होता है, किस रीजन में आप करने वाले हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे रीजन ये सेंट्रल US है, तो उसके हिसाब से आप अलग अलग रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार रीजन के हिसाब से और जितना डिमांड उनका है उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग में भी डिफरेंस आ सकती है। कई सारी कितना सारा साइज़ जो होता है जो कंप्यूटर का जो मशीन का साइज़ होता है वो सर्टेन रीजन्स में अवेलेबल नहीं होता है, किसी रीजन में ज़्यादा डिफरेंट टाइप के साइज़ होते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये सारा सेटिंग आप यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं इसको, ये एक विजार्ड के जैसा है, और उसके हिसाब से आप डिस्क सेलेक्ट करते हैं, आप उसकी नेटवर्किंग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के लिए एक नेटवर्किंग होनी ज़रूरी है जो सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी मायने रखती है। मैनेजमेंट के ऑप्शन में आप उसमें जाते हैं कि भाई उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी, उसको डोमेन ज्वाइन करेंगे कि नहीं, ये सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्म है जिसमें कि कंप्यूटर को आप कैसे सिक्योर करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में ये ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद उसको टैगिंग दे सकते हैं। कस्टम डेटा, यानी कि जब आप कंप्यूटर बनाते हैं तो एक कस्टम डेटा जो होता है वो एक फ़र्स्ट टाइम चलने वाला स्क्रिप्ट होता है। आप कोई भी आप चाहते हैं कंप्यूटर जब तैयार हो तो शायद उसमें कुछ फाइलें बनी हुई हो या फिर कुछ सेटिंग पहले से की हुई हो, तो वो सेटिंग के लिए कस्टम डेटा में आप कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो फर्स्ट टाइम वो चलता है जब मशीन स्टार्ट होता है। सेकेंड टाइम जब मशीन स्टार्ट होगा तो ये इग्नोर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको यूज़ किया जाता है। तो वैसे कई तरह की चीज़ की टेक्निक है जिसके थ्रू कंप्यूटर को तैयार किया जाता है। उसको कंप्यूटर को प्रोविज़न करते समय उसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें कि कई लोग काफ़ी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं पहले से। तो जब आप मशीन बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, या कई सारी कॉन्फ़िगरेशन आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टूल्स हैं। तो ये एक बेसिक सा स्टैंडर्ड टूल है, स्टैंडर्ड ऑप्शन है, जिसमें आप कस्टम डेटा के माध्यम से कुछ स्क्रिप्ट्स को भेज सकते हैं। जो मशीन फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होगा तो वो स्क्रिप्ट उसमें एग्जीक्यूट होगा, उस पर आपके कंप्यूटर पे वो स्क्रिप्ट रन करेगा और कुछ आपके हिसाब से उसको कन्फिगर किया जा सकता है। ठीक है, एनीवे तो उसका वीएम का जनरेशन है। तो ये काफ़ी सारी सेटिंग यहाँ पे है। तो ये विजार्ड के माध्यम से आप जब कंप्लीट करेंगे तो आप कंप्यूटर बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट भी आप इस कंप्यूटर को पावर सेल के माध्यम से या एजोर CLI या कोई ऑटोमेशन के माध्यम से भी बना सकते हैं, जो हम लोग आने वाले महीने में हैंड्स ऑन करेंगे और देखेंगे कैसे करते हैं। आज का जो टॉपिक है जो हम लोग AJ900 के बारे में करते हैं, उसमें वर्चुअल मशीन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वर्चुअल मशीन क्या होता है। दूसरा कि वर्चुअल मशीन कब चाहिए, जैसे कि वर्चुअल मशीन का सिनेरियो कब है, किस केस में आपको वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, किस केस में किसी दूसरे टाइप की जो कुबरनेट सर्विसेज है या फंक्शन ऐप है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। अभी वर्चुअल मशीन का जो परिभाषा जो बोलते हैं, जो डेफिनेशन है वो ये है कि मशीन जो होता है एक वर्चुअल आपको कंप्यूटिंग मिलता है, जिसमें नंबर ऑफ़ CPU होते हैं, नंबर ऑफ़ रैम होते हैं प्री डिफाइंड, और उसको आप उस कंप्यूटर को आप इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा, विंडोज़ या लिनक्स या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर आप इंस्टॉल करके और उसको अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है वर्चुअल मशीन स्केल सेट। यहाँ देखिए, तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट दोस्तों आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन के ही जैसी चीज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वर्चुअल मशीन आप 1 या 2 बनाते हैं या 3 बनाते हैं। स्केल सेट में क्या होता है कि आप कॉन्फ़िगर करते हैं और डिमांड के हिसाब से वो आइडेंटिकल उसी के जैसा काफ़ी सारा कंप्यूटर बना लेगा खुद ब खुद, और जब डिमांड कम हो जाएगा तो वो कंप्यूटर कम भी हो जाएगा। जैसे कि आपने शुरू में दो कंप्यूटर का स्केल सेट बनाया और वो 2 कंप्यूटर पर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने जो किया है जो स्केल सेट बनाने में, वो सारा सेम सेटिंग के हिसाब से, अगर आप जब चाहिएगा तो आपके डिमांड के हिसाब से, अगर 25 कंप्यूटर चाहिए या 30 कंप्यूटर चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो उतना डुप्लीकेट कंप्यूटर बनाएगा वैसा सेम सेटिंग के हिसाब से, और उसको वापस वो कम भी कर देगा। तो उसको स्केल सेट बोलते हैं। स्केलिंग के लिए वो काफ़ी प्रयोग होता है। जो 4-5 साल पहले की जो क्लाउड के जो एप्लीकेशंस होते थे जिसमें स्केल सेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है, उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये ऑप्शन अभी भी वहाँ पे है, एजोर में अवेलेबल है, और बाकी सारे प्रोवाइडर भी इस तरीके की सिमिलर ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि आप कंप्यूटर बना सकते हैं स्केलिंग के ऑप्शन के साथ साथ। तो एजोर पे जो वर्चुअल मशीन स्केल सेट है वो आपको एक वर्चुअल मशीन बनाने का ऑप्शन देता है, जिसमें स्केल सेट के साथ आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं जो कि डिमांड के हिसाब से मल्टीपल कंप्यूटर बना सकता है उसी के जैसा। वो सारी सेटिंग आप एक साथ प्रोवाइड करते हैं, तो मल्टीपल कंप्यूटर जो होता है वो आइडेंटिकल कंप्यूटर बना देता है आपके लिए स्केल करते समय, वो सेट में बना देता है। तीसरी चीज़ जो है कुबरनेटिस सर्विसेज है, या फिर एजोर कंटेनर सर्विस भी है, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और ये कंटेनर्स के लिए होता है। तो कंटेनर्स जो होता है दोस्तों वो आप ऐसा समझिए कि छोटा छोटा एक बॉक्स के जैसा एक विजुलाइज कीजिए कि
आपका एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है कंप्यूटर पे, कि एक तो वर्चुअल मशीन आपने बना लिया जिसमें आपको जो इंस्टॉल करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और वर्चुअल मशीन सपोज आपने एक बनाया, लेकिन उसमें दो तरीके का एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं जो कि एक दूसरे को प्रॉब्लम कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसको इम्पैक्ट कर सकता है। या फिर एक ही सॉफ्टवेयर का दो वर्जन आप एक ही कंप्यूटर पर नहीं डाल सकते हैं। तो कंटेनर जो है उस सब सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंटेनर की सर्विस क्रिएट की गई है। और एक दूसरा फ़ायदा इसमें ये भी होता है कि कंटेनर्स बहुत फास्ट होते हैं। तो आपने एक मशीन कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जिसको एक पर्टिकुलर वर्जन का फ्रेमवर्क चाहिए, उसकी सेटिंग्स सब अलग होनी चाहिए, तो वैसा आइडेंटिकल बहुत सारा इंस्टेंस आपको बनाना है, तो कंटेनर्स में बहुत ही फास्ट बेस पे डिप्लॉय हो जाता है, बहुत ही जल्दी डिप्लॉय हो जाता है। तो कंटेनर का मेजॉरिटी अगर देखा है तो उसमें मल्टीपल टाइप के कंटेनर के फ्रेमवर्क हैं, कंटेनर प्रोवाइडर हैं। तो उसमें एक कुबरनेटी जो है वो एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है। तो एजोर जो है वो कुबरनेटी भी प्रोवाइड करता है और एजोर कंटेनर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से फिर बात करेंगे। तो ये कंटेनर का भी ऑप्शन इसमें है जो कि कंप्यूट के कैटेगरी में ही आता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद तीसरी चीज़ जो है दोस्तों, यहाँ पे ऐप सर्विस यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट अगर हम यहाँ पे ऐप सर्विस लिख दें, ऐप सर्विस अगर सर्च करेंगे, ठीक है, जैसे वेब हमने क्लिक किया, ये देखिए ऐप सर्विस आ गया यहाँ पे। ओके, ऐप सर्विस इन्वायरमेंट है, वेब पब सब सर्विस है, ये काफ़ी कस्टमाइज़ किया हुआ है, लेकिन आप ऐप सर्विस डायरेक्टली बना सकते हैं। तो ऐप सर्विस जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि वो जैसे आपका कंप्यूट है यहाँ पे वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल मशीन आप किस लिए प्रयोग करते हैं, आपको शायद कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उसके इंस्टॉल करना हो, या फिर आपको अपनी वेबसाइट उस पर बनानी हो, या फिर आपके मोबाइल एप्लीकेशन का बैकएंड हो, जो मोबाइल एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई सर्वर का पार्ट भी होता है। एक तो एप्लीकेशन सारे लोगों के मोबाइल पे होता है, दूसरा सर्वर का पार्ट होता है। तो वो सब जो एप्लीकेशन बनाने के लिए आप एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, लेकिन उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए एजोर में क्या है कि एक ऐप सर्विस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें या तो आप वेबसाइट बनाना हो तो डायरेक्टली आप वेबसाइट बना के ऐप सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको API बनाना हो, API का एप्लीकेशन जो होता है उसके लिए आप ऐप सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई वेब जॉब हो अगर वो क्रिएट करना है, या मोबाइल का बैकएंड का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो सब के लिए ऐप सर्विस क्या होता है कि आपको पूरा कंप्यूटर मैनेज करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपको एक वेब सर्वर का जो पार्ट है वो एक प्री डिफाइंड आपको वेब सर्वर के जैसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी हेल्पफुल सर्विसेज है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शंस हैं, उसमें API के लिए काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन है, और जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि C# है या जावा है, उसको प्रयोग करके आप ऐप सर्विस पे डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। ना आपको कंप्यूटर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है, ना आपको उसकी पैचिंग के लिए ज़रूरत है टेंशन लेने की, बल्कि सीधे सीधे आप ऐप सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐप सर्विस क्रिएट करेंगे तो उसमें भी दोस्तों कई तरह का टियर है, उसमें भी बल्कि एक फ्री टियर भी है। आप अगर चाहिएगा तो फ्री का एक ऐप सर्विस बना के उस पर अपना वेबसाइट आप पोस्ट कर सकते हैं, जिसकी स्पीड काफ़ी कम रहेगी, लेकिन फ्री का भी एक टियर है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चाहिए या पावरफुल चाहिए तो उसके लिए दूसरा एक टियर है। तो वैसे मल्टीपल टियर का जो प्राइसिंग उसकी है उसके हिसाब से ऐप सर्विस का ऑफरिंग है, और वो जो मल्टीपल डिफरेंट टियर जो है उसके हिसाब से आपको उतना कंप्यूट इंजन मिलता है, यानी कि उतना एग्जीक्यूशन के लिए CPU अवेलेबल कराएगा, उतना रैम आपको मिलेगा, और उतनी डिस्क की साइज़ मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डायरेक्टली कंप्यूटर के जैसा विजिबल नहीं रहेगा, आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप एक डिफरेंट श्रेणी का ऐप सर्विस ले रहे हैं तो उसकी पावर कैसी होगी, लेकिन आपको वो कंप्यूटर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उस साइज़ का एक ऐप सर्विस का इंस्टेंस मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है डेवलपर्स के लिए और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिसमें कि वो डायरेक्टली ऐप सर्विस का प्रयोग करके वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल मशीन का भी यूज़ केस है, वर्चुअल मशीन भी किसी सिनारियो में बहुत ज़रूरी होता है उसको यूज़ करना। उसी तरीके से एक फंक्शन ऐप है यहाँ दोस्तों, फंक्शन ऐप आप देख सकते हैं। तो जैसे फंक्शन यानी कि आपका जो वेबसाइट है उसमें काफ़ी सारी फंक्शनलिटी होती है, तो जो काफ़ी मॉडर्न जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें वो जो फंक्शनलिटी होती है उसके लिए आप फंक्शन ऐप का इस्तेमाल करके और अपना जो फंक्शनलिटी है उसको सीधे सीधे डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी कि एक फंक्शन जो
जो है, सपोज एक फंक्शन है जो आपका कैलकुलेट करता है, कोई लोन कैलकुलेट करता है या कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, तो पहले क्या होता था कि आप पूरा एप्लीकेशन बनाते थे, उसमें एक पार्ट होता था जो एप्लीकेशन में जहाँ पे लोन कैलकुलेट होता था या फिर आपका वैलिडेशन होता था या फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता था। अभी फंक्शन ऐप अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो उसमें आप अलग अलग फंक्शन को डिप्लॉय कर सकते हैं और फिर वो सारे फंक्शन का प्रयोग करके आप उसको वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं या फिर मोबाइल डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजी है अभी डेवलपर्स के लिए। हम लोग कुछ हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप देख सकते हैं। कभी कभी इसको सर्वरलेस की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि आप सर्वर के बारे में नहीं बात करते हैं, आप सर्वर को डील नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्टली अपना फंक्शन डिप्लॉय करते हैं और जो सर्वर का मैनेजमेंट पार्ट है वो जो क्लाउड प्रोवाइडर है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, वो उसको हैंडल करता है। तो इस तरीके से दोस्तों वर्चुअल मशीन्स इस श्रेणी में आता है, वीएम का स्केल सेट आता है, ऐप सर्विसेज इसकी श्रेणी में आते हैं, कंटेनर सर्विसेज, कुबरनेटिस है जिसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे अभी, फंक्शन ऐप है। तो ये कई तरह का यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं कंप्यूट में आता है, जिसको कोर जो सर्विसेज है उसकी श्रेणी में रखा गया है। और उसमें जो कोर सर्विसेज की श्रेणी कंप्यूट है उसमें ये 4-5 तरह की चीज़ें हैं जिसका प्रयोग आप कंप्यूट के माध्यम से कर सकते हैं। तो जब सवाल पूछा जाएगा, कोई पूछेगा आपसे कि भाई एजोर में कंप्यूट का मतलब क्या है, तो बता सकते हैं कि कंप्यूट का मतलब वो कंप्यूट पावर जो है, कंप्यूट इंजन जो है, वो आप उसको अवेलेबल करते हैं, वो आप कंज्यूम करते हैं और उसको कंज्यूम करने का जो माध्यम है, या तो आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं या फिर वर्चुअल मशीन का स्केल सेट बनाते हैं या फिर कुबरनेटिस सर्विस को यूज़ करते हैं या फंक्शन ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐप सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें से कोई भी चीज़ आप जब यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक कंप्यूट का पोर्शन आप जो है एजोर से रेंट पे लेते हैं, जिसका पैसा आप पे करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो कुछ सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे उसमें सिनेरियो बेस्ड के बेसिस पे सवाल होंगे और साथ में ये भी होगा कि जस्टिफिकेशन के लिए कि किस सिनेरियो में आप वर्चुअल मशीन यूज़ करेंगे, किस सिनेरियो में ऐप सर्विस यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। इसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अभी आज का आई डोंट नो कितना टाइम, ये रिकॉर्डिंग में थोड़ा पता नहीं चलता है टाइमिंग कितनी है। तो हम आज वर्चुअल मशीन को टच करते हैं कि वर्चुअल मशीन का जो यूज़ केस है दोस्तों, उसमें कई सारे यूज़ केस हैं। जैसे कि आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको टेस्टिंग करनी है कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज़ पे कैसे चलेगा, तो आपको एक विंडोज़ मशीन क्रिएट करना है टेस्टिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए। तो उस सिनेरियो में आप वर्चुअल मशीन बना सकते हैं कि भाई एक नया कंप्यूटर खरीद के उस पर सब कुछ कॉन्फ़िगर करने से अच्छा है कि आप क्लाउड में एक विंडोज़ का कंप्यूटर बना सकते हैं और उस पर आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं, उस कंप्यूटर पे आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस कंप्यूटर पे आप कॉन्फ़िगरेशन करके आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगा। आप छोटा साइज़ का कंप्यूटर बना के, बड़ा साइज़ का कंप्यूटर बना के और देख सकते हैं कैसे उसमें एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप से चलता है। तो एक तो टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। दूसरा एक सिनेरियो है जो काफ़ी पॉपुलर है कि जैसे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कंपनी है और उनके यहाँ काफ़ी सारे कंप्यूटर्स है, उस पर काम हो रहा है। अब उनको कंप्यूटर जो है, जो उनके ऑफिस में रखा हुआ है, उसको ऑन प्रीमिसेस बोलते हैं कि उनके ऑफिस में जो रखा हुआ कंप्यूटर है, ऑन प्रीमिसेस जो कंप्यूटर है, उसको मेंटेन करने में, मैनेज करने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हर बार उसको पैचिंग करो, कुछ ना कुछ उसको अपग्रेड करते रहो, ये काफ़ी सारा झंझट है। तो उसको हटाने के लिए लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोग्राम होता है कई कंपनी में, कि अपने सॉफ्टवेयर को और अपने हार्डवेयर को मॉडर्नाइज करते हैं। तो वो लोग उसको क्लाउड में बोलते हैं मूव कर दो, जिसमें कि मैनेजमेंट का झंझट नहीं रहेगा, वो मैनेज होगा क्लाउड प्रोवाइडर के तरफ से, उनके जो रिसोर्स है, उनके जो इंजीनियर हैं उसको मैनेज करेंगे और जो बिज़नेस से पूरा का पूरा फोकस बिजनेस पे कर सकता है। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि जो भी उनका एग्जिस्टिंग सेटअप है, जो पहले से जो उनका कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है, उसको वैसा का वैसा सीधे सीधे क्लाउड में रेप्लिकेट कर देते हैं, उसको फिर से डेवलप नहीं कराते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि किसी के पास काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है लोगों के द्वारा और वो प्रयोग हो रहा है कंप्यूटर्स पे। अब वो सारा का सारा वापस रीडेवलप नहीं करना है क्लाउड के लिए, लेकिन उसको सीधे क्लाउड में माइग्रेट करना है। तो उसको लिफ्ट एंड शिफ्ट का ऑप्शन बोलते हैं, जिसमें वैसा का वैसा आइडेंटिकल कंप्यूटर क्रिएट किया जाता है क्लाउड में, सिमिलर कंप्यूटर। अगर आपके पास 5 सर्वर हैं विंडोज़ के और आपके पास 10 अगर लिनक्स मशीन है, या जो भी कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, ऑन प्रीमिसेस जो आपके कंप्यूटर हैं, वैसा का वैसा कंप्यूटर आप क्लाउड में क्रिएट कर लेंगे और वो सारे के सारे एप्लीकेशन वापस आप अपने क्लाउड वाले कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके उसको टेस्ट करके उसको आप यूज़ करना शुरू कर लेंगे, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसकी बैकअप जो है, रिस्टोर जो है, ये सब काफ़ी इजी होता है। मैनेजमेंट जो है बहुत ही सीमलेस हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। तो एक ये सिनेरियो है कि लिफ्ट एंड शिफ्ट के लिए आप यूज़ करते हैं, जब आप माइग्रेट करते हैं ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड में,
जब आपके ऑफिस में जो फिजिकली जो सर्वर्स हैं उसको आप क्लाउड माइग्रेट करते हैं तो उसको लिफ्ट एंड शिफ्ट बोलते हैं, उसमें आप वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन जो पहला ऑप्शन बताया था कि जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए होता है, कि आपको अगर डेवलपमेंट और टेस्टिंग करके चेक करना है कि भाई किस तरीके के कंप्यूटर पे इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी एक और रिक्वायरमेंट है जो कि काफ़ी फेमस है और जो काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं, वो है कि कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर जो है ना वो सिर्फ वर्चुअल मशीन पे ही चलेगा। ठीक है। जैसे कि काफ़ी सारे टूल्स होते हैं मार्केट में जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव टूल्स हैं, जैसे कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपको किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो एकदम मॉडर्न स्टाइल से बनाए हुए सॉफ्टवेयर नहीं है। उस सॉफ्टवेयर को आप फिजिकली किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कीजिए, उसको कॉन्फ़िगर कीजिए, उसको टेस्ट कीजिए, तब वो चलना शुरू होता है। तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो है, जो आज की तारीख में भी आप किसी कंप्यूटर पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस केस में आपको एक कंप्यूटर का इंस्टेंस चाहिए। तो वो इंस्टेंस आप क्लाउड में बना सकते हैं, उस पर वो कस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई ERP का सॉफ्टवेयर आपका हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर हो, या फिर कुछ डेटा प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर हो जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, और जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाहते हैं वो इंस्टॉलेशन फाइल आती है उसकी, और उसको इंस्टॉल आपको कहीं करना है किसी कंप्यूटर पे, तो उस केस में आपको वर्चुअल कंप्यूटर बनाना पड़ सकता है। तो ये कुछ सिनारियो है जिसमें कि वर्चुअल मशीन जो होता है उसका लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। वर्चुअल मशीन स्केल सेट भी उसी सारे सिनारियो में प्रयोग हो सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको स्केलिंग की आवश्यकता है, अगर आप कोई ऐसा चीज़ बना रहे हैं, आपका कोई ऑन प्रीमिसेस मशीन है जिसका आप क्लाउड में रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो उस केस में कई बार लोग क्या करते हैं, उसको एसेस करते हैं कि हम लोग छोटा इंस्टेंस बनाएं और उसको स्केल सेट में बनाएं, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे वो स्केल कर सके, बड़ा हो सके। उसी तरीके से काफ़ी सारे यूज़ केस हैं ऐप सर्विस के लिए। ऐप सर्विस के लिए यूज़ केस हैं कि आप अगर नया कोई डेवलपमेंट अगर हो रहा है बिज़नेस में, कोई बिज़नेस अगर नया वेबसाइट डेवलप करवा रहा है, तो वेबसाइट डेवलप करा रहा है तो कंप्यूटर बनाने से अच्छा है कि डायरेक्टली कंप्यूटर भले ही आप बनाइए डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट करते हैं तो उसको होस्ट करने के लिए पूरा कंप्यूटर और वेब सर्वर और सारी सेटिंग रखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐप सर्विस में उसको कर सकते हैं, क्योंकि ऐप सर्विस जो है वो जावा, C#, नोड, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, ये सारी कई तरह के लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो आपको एक बनाया जो है वेब सर्वर जब भी आप चाहिए ऑन डिमांड आपको मिल जाएगा, उस पर आप अपना एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं, और वो इतना इजी और सीमलेस रहेगा कि आप मल्टीपल इंस्टेंस भी बना सकते हैं। तो ये कुछ सिनारियो है दोस्तों। हम लोग कुछ और सिनारियो नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट जो वीडियो है, शायद कल या 1-2 दिन में हम बनाएंगे वो वीडियो। उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो कंटेनर का जो यूज़ केस है वो कैसे, क्या यूज़ केस है, कब कंटेनर को यूज़ करते हैं, कुबरनेटी को यूज़ करते हैं, और फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। और साथ में ही दोस्तों हम लोग कुछ रिसोर्स विजार्ड के थ्रू बनाएंगे, और विजार्ड के थ्रू बना के आपको दिखाएंगे कि वो कैसे बनता है। ये काफ़ी बेसिक कोर्स है, तो हम लोग इसके बारे में जो थियोरेटिकल जो चीज़ें हैं, जो जानकारी के हिसाब से है कि आपको अगर डिसीजन लेना होगा, कोई बिज़नेस आप कहीं सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट रोल में आपको कहीं जॉब करना है, तो ये सारा जानकारी अगर आपको मिल गया तो आप कहीं ना कहीं जाके उसको हेल्प कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। आपको सेम लैंग्वेज समझ सकते हैं कि भाई वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है, कुबरनेटीज जो अगर कहीं यूज हो रहा है जो में उसका मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है। तो बेसिक तौर पे देखा जाए, मोटे तौर पे तो कंप्यूटिंग में ये चीज़ें आती है जो कि वर्चुअल मशीन्स है, स्केल सेट्स है, ऐप सर्विसेज है, कंटेनर सर्विसेज एंड कुबरनेटीज है, और फंक्शंस है। कंटेनर्स के यूज़ केस और फंक्शंस के यूज़ केस को थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड है। और डेटाबेस के बारे में फिर बात करेंगे कि डेटाबेस के ऑप्शंस क्या क्या से हैं, कौन कौन से हैं एजूर में, और उसको किस किस सिनारियो में कैसे कैसे लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेज हैं। आज के लिए इतना ही मेरे फ्रेंड्स। आशा है कि आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, बाय।